वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, भौतिक विज्ञान भाग 1 का पहला पाठ से ये शुरू हो रहा है। जो आगे वीडियो डाली गई है उसके आगे का हम आपका ब्यौरा बता रहे हैं। परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, जब आवेशों को वायु अथवा निर्वात के अलावा किसी भी अन्य माध्यम में रखा जाता है तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अधिक प्रभावित होता है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता माध्यम का वह गुण है जो उसमें रखे दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का निर्धारण करता है। यह वायु और निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम से में 1/80 गुना होता है। वैक्यूम और एयर में, अब विद्युत बल वैक्यूम या एयर में निकालने के लिए FA मैंने लिखा, विद्युत तीव्रता निकालने के लिए, विद्युत बल की तीव्रता निकालने के लिए FA लिखा। FA = 1/4πε0 Q1 Q2/R², समीकरण नंबर 1। कूलाम का ये समीकरण है। K is a dielectric constant। Here K is a dielectric constant, जिसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अगर ये विद्युत आवेश किसी माध्यम में रखा गया है तो हमने जैसा ऊपर बताया कि 1/80 गुना अधिक हो जाता है, अधिक प्रभावित होता है। 1/80 गुना माध्यम से 1/80 गुना अतिरिक्त माध्यमों के अलावा 1/80 गुना होता है। अब FM = 1/4πε0 K Q1 Q2R² बराबर 1/4πε0 Q1 Q2R², समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 को देखो, इसमें हमने K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख दिया है क्योंकि माध्यम में एयर या निर्वात नहीं है। आगे देखिए, K = E, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, वो जो समीकरण 1 मैंने अभी लिखा और समीकरण 2 लिखा, उसको भाग देने पर FA/FM = K और FA/FM बराबर E/ε0 = ER। ER is a relative permittivity between charges। यह रिलेटिव परमिटिविटी है उन दोनों आवेशों के बीच, अनेक आवेशों के बीच विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम अगर अनेक आवेश आ जाएं तो उनके बीच में कैसे बलों का अध्यारोपण कैसे निकालेंगे। जैसे एक ही माध्यम में, एक ही निकाय में कई आवेश आ जाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। और सिद्धांत को देखिए, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, अगर कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उसमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको आगे मैं डिफाइन किया हूँ, आप ध्यान दीजिए। आगे मैंने इसको डिफाइन किया है तो उसमें मैंने ये बताया है चित्र से। आप चित्र देखिए, ये Q1 Q2 देखो, Q1 एक है और Q2 एक बिंदु है, ये आवेश है। और उसके बाद Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, अच्छा ये सब आवेश हैं। और इस पर जो बल लग रहा है F12 F13 F14, माने Q1 और 4 के बीच में बल F14 लग रहा है, Q1 और Q5 के बीच में बल F15 लग रहा है। यदि कोई निकाय n आवेशों से मिलकर बना है, इसमें मान लीजिए n आवेश है, जैसे यहाँ दिया गया है Q1 से शुरू होकर के n आवेश से बना है ये निकाय, तो
आप ध्यान दीजिए Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn आवेशों से मिलकर यह निकाय बना है। तो Q पर अन्य आवेशों द्वारा, इस बिंदु पर अन्य आवेश जो हैं इसमें, इनके द्वारा लगा बल कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए आप Q2, Q3, Q4 अप टू Qn पर लगा बल निकालने के लिए आप इसके फोर्स को देखिए। बल की तीव्रता वेक्टर F12, वेक्टर 1 F13, वेक्टर F14 अप टू वेक्टर 1n तक लिखा जाएगा। तब Q1 पर परिणामी बल निकालना होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 पर, इस पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, इन बलों को जोड़ लेंगे। F1 वेक्टर को जोड़े हैं F12, F13, F14 अप टू F1n। यदि Q1 के सापेक्ष अन्य आवेशों के अतिरिक्त सदिश क्रमशः, अब मान लीजिए इसकी दोनों के बीच की एक दिशा है और वो दिशा डिस्टेंस इसकी r है 2 और 1 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में सापेक्ष अन्य आवेशों की स्थिति की हम समीक्षा करने जा रहे हैं सदिश की, वेक्टर की। तो R21 इस बीच में R21 लगेगा Q1 Q2 के बीच में। इसके बीच में R31 3a ये है और 1 ये है, इसके बीच में R31 दूरी के हिसाब से लगेगा। उसके बाद वेक्टर R41 इसके बीच में 4 और 1 के बीच में लगेगा। इसी तरीके Rn1। तब कूलाम के नियम से हम इसको हल करेंगे। कूलाम के नियम से अब देखिए क्या करेंगे। अब F1 का मान निकालना है हमें कि Q1 पर जो है रिजल्टेंट फोर्स या तीव्रता क्या होगी, तो F1 निकालना है। इसी समीकरण में कूलाम के रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर। दूरी का वर्ग होता है, का व्यतिक्रमानुपाती होता है कूलाम का नियम। और ये है यूनिट वेक्टर 21। इस यूनिट वेक्टर 21 के लिए ये R की दूरी डिसाइड की गई है। उसके बाद 1/4 पाई, इसी तरीके 31 और यूनिट वेक्टर 31 के लिए ये स्क्वायर की दूरी डिसाइड की गई जो सदिश राशि है। उसके बाद 1/4 पाई, बल वैसे भी सदिश राशि है, ये आप जान लीजिए। और अगर मैंने सदिश का डिसीजन ना लिया होता तो इतनी बातों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कूलाम ने तो हमको नियम दे दिया था, लेकिन उसमें वेक्टर और स्केलर पॉइंट फंस रहे थे, इसलिए उनको डिफाइन करना जरूरी हो गया था। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपान R स्क्वायर N1 यूनिट वेक्टर Rn1। अब इन सबको जोड़ दीजिए सिग्मा से। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा n I = 2 Q1 QI RI13 वेक्टर RI1 मैंने इसके बीच में जोड़ करके निकाले हैं तो ये आ गया। यदि आवेशों Q1 Q2 Q3 Q4 Qn के स्थित सदिश क्रमशः, मान लो इसके दिशा में सदिश जो हमारे दिशाएं हैं इनकी बीच की दूरियों की R1 R2 ये कहीं दिशा में है, R2 R3 R4 Rn हो, तब F1 का वैल्यू निकालना होगा। तो R1 वेक्टर में से R2 वेक्टर का क्यूब घटा देंगे और ये R1 माइनस R2 को लोकेट कर रहा है ये पॉइंट। ये R1 माइनस R2 को लोकेट करने के लिए यह रखा गया है, फार्मूला वही है। यहाँ पावर क्यूब हो गया इसलिए कि ऊपर इसमें इसके बगल में R1 माइनस R2 वेक्टर से गुणा कर दिया गया है। और इस तरीके जोड़ करके पूरा जब निकालेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 I = 2 टू n तक लेने के लिए Q1 QI बटे R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर पर पावर 3 R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर। इस प्रकार हम इसको स्केलर और वेक्टर राशियों में निकाल करके इस पॉइंट को हमने डिसाइड किया। अगली बार मैं कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने रखूँगा, अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल रखूँगा और
ये चैप्टर को बहुत ही संक्षेप में कहने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें पूरी बात आ जाएगी उस चैप्टर की, उसको देखना मत भूलिए। अभी मैं डिटेल में चल रहा हूँ कि आप नोट बना करके रख लीजिए, लेकिन वो दिन भी आएगा जब हम एक ही लाइन में पूरा चैप्टर कह देंगे, एक ही वीडियो में सारी बात कह देंगे उस चैप्टर का, और उसको शॉर्ट में लिख देंगे कि और रिवाइज भी इस तरीके से आपका हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास बंद।